हेलो बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने जो यूजी का केमिस्ट्री का एमजेसी का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का। वो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था सबसे पहले एल्केन्स के बारे में। अब इस बार जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एमआईसी और एमडीसी के अंदर जो सेकेंड सेमेस्टर का है सिलेबस, वो भी आपको इसके अंदर यही सेम चीज पढ़ना है। तो एमजेसी एमआईसी और एमडीसी के जो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो एल्कीन्स क्या होते हैं? तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन है वो सारे क्या है, एक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो एल्कीन भी वो एक हाइड्रोकार्बन है जहाँ की कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, there exists a carbon carbon double bond in the molecule, and they are the unsaturated hydrocarbons। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जहाँ की कोई डबल बॉन्ड नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या करना है, उन लोगों को हम लोग ओलिफिन्स भी कहते हैं। जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। इथाइलिन, C2H4, प्रोपाइलिन, अगर दो कार्बन है तो इथाइलिन, तीन की जगह प्रोपाइलिन, वैसे ही बढ़ते जाता है ब्यूटाइन एंड ऑल दोस। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी एल्कीन का। तो C++C and RRR like that. So R can be any alkyl group or it can be hydrogen as well. So next we will move towards the vital structure of the alkene. तो हमने पिछली बार भी देखा था कि जो कार्बन का ग्राउंड स्टेट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या था, 1s2, 2s2 and 2p2। But in excited state, the structure, the orbital element, electronic element becomes 1s2 तो as such रह जाता है। But in case of this 2s2 and 2p2 element, the 2s, one electron of 2s jumps to the 2pz orbital which is totally vacant। तो यहाँ पर 2s के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपको कहाँ चले जाते हैं, 2p1 में। तो यहाँ पर सारे सिंगली फील्ड हो गए, एक एक इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल्स में हो गए। तो यहाँ पर फिर जो कार्बन होगा एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, जो हाइब्रिडाइज होकर के इसके एक s और दो p ऑर्बिटल्स ये जो है हाइब्रिडाइज होकर के क्या बनाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, मतलब एक एस यहाँ पर 2s वाला और तो 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स मिल करके sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना देते हैं। ठीक है, सॉरी। और जो एक 2pz इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो एज सच ये p लाइन परपेंडिकुलर प्लेन, वहां पर कोई उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। जो 2pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन खाली है वो मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो वैसे ही पड़ा रहता है, उसको कोई वहां पर हाइब्रिडाइज नहीं होता है। तो यहाँ पर जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारा कार्बन है, वन कार्बन, एंड दिस इज अनदर कार्बन, दो कार्बन है। अगर एल्कीन के मतलब इथीन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इस कार्बन के साथ एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और ये जो है ये हमारा ये pz वाला एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला pz ऑर्बिटल है, और इस कार्बन के लिए ये वाला pz ऑर्बिटल है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ रह गए हैं उनकी क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग होकर के क्या बनाता है, ये पाई और पाई बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर sp2 यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा हेजी कर देना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसके चलते बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और जो pz है वो क्या बनाते हैं, हमारे पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर काउंट करेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि किसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे दिया हमने और पूछा कि कितने सिग्मा और कितने पाई है। तो देन यू मस्ट नो कि यहाँ पर कौन सा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और किस तरह का सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, किसके ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है या फिर किसके ओवरलैप से पाई बॉन्ड बन रहा है।
तो सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के पास कौन सा है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल sp2 है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये आपको sp2 और s के ओवरलैप से, sp2 एंड s 1s ओवरलैप कर रहा है, 1s हाइड्रोजन का और sp2 कार्बन का, ये ओवरलैप होकर के कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ भी सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, ये जो sp2 हो रही है, कार्बन कार्बन का जो ओवरलैप हो रहा है, ये भी आपका सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है किससे हो रहा है, वो आपको पीजेड 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 के ओवरलैप से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, जो बॉन्ड एंगल होती है वो HCC या HCH के बीच में वो कितनी होती है, 120 डिग्री होती है, और C डबल बॉन्ड C का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, एंड CH का जो बॉन्ड लेंथ है वो आपका 1.09 एंगस्ट्रॉम है, एंड द कार्बन इज इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, सॉरी, दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। वो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि आप नोमेनक्लेचर, ये आपका काम है, क्योंकि आप 12th में भी पढ़े हो, बहुत जगह पढ़े हुए हो, तो इसलिए आपको इसमें अब नोमेनक्लेचर पढ़ाने की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको कुछ नोमेनक्लेचर ऐसे मैंने दिखा दिया, प्रैक्टिस मोर, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, जिनके की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो जो एल्कीन होता है वो कितने तरह के आइसोमर शो करते हैं, पोजीशन आइसोमर, जिसमें कि पोजीशन चेंज है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर क्या है, केवल डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ 1 पोजीशन पर है, यहाँ 2 पोजीशन पर है। तो इस तरह के जब आइसोमरिज्म शो करता है तो उसको कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। उसके बाद बात करते हैं चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर मतलब क्या है, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, और इस वाले मॉलिक्यूल, अगर थर्ड मॉलिक्यूल को देखो तो यहाँ भी 1 2 3 4 कार्बन है। ठीक है, तो 4 कार्बन में स्ट्रक्चर, बट दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस 3 आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग हो रहा है, क्या है, एक ब्रांचिंग बन जा रहा है CH3 का, जिसको हम लोग चेन आइसोमर के अंदर लेते हैं, मतलब थर्ड स्ट्रक्चर इज द चेन आइसोमर ऑफ दिस टू। ठीक है, इसमें एक और तरह के आइसोमर शो करते हैं एल्कीन्स, जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है कि इसमें आपको सिस और ट्रांस, दो तरह के आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में दो तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक होता है सिस और दूसरा होता है ट्रांस। सिस में वो होता है, जैसे कि मान लो अगर इस कार्बन की बात करें तो हेवियर ग्रुप क्या है हमारा, दिस इज द हेवियर ग्रुप, CH3 इज द हेवियर ग्रुप। यहाँ पर भी क्या है, CH3 इज द हेवियर ग्रुप। तो यहाँ पर अगर हम एक sp2, यहाँ पर कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, इट मींस इट इज इन अ प्लेन, इट इज प्लेनर। तो प्लेनर का मतलब हो गया, मान लो अगर यहाँ से अगर ये प्लेन हो गया, तो ये प्लेन के ऊपर जो है दूसरे साइड में आपको हाइड्रोजन जो है वो एक साइड हो गए, और जो मिथाइल ग्रुप है वो एक साइड हो गए। मींस हेवियर ग्रुप्स आर ऑन वन साइड एंड लोअर लाइटर ग्रुप्स आर ऑन द अदर साइड। तो इन दिस केस द स्ट्रक्चर सेड टू बी सिस टू ब्यूटीन, ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब दोनों हाइड्रोजन एक तरफ है, दोनों मिथाइल एक तरफ है, तो इनको कहेंगे सिस टू ब्यूटीन। एंड यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये है दोनों, यहाँ देखो मिथाइल एक तरफ है, और इधर इस वाले कार्बन के साथ जो मिथाइल है वो अटैच्ड है, वो दूसरे प्लेन में है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे अगर अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड में है तो वो हो गया ट्रांस, और अगर दोनों हेवियर ग्रुप एक साइड है तो हो गया सिस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, ये सारे जो दो मॉलिक्यूल अगर यहाँ पर सिस और ट्रांस देख रहे हो तो उन दोनों की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीजें अलग होगी, एंड दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और गैस क्रोमेटोग्राफी। Now we are moving to the preparation of alkenes. The first process is dehydration of alcohols. तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पानी उसमें से निकालना। तो अगर हम वाटर निकालते हैं, अगर मान लो ये अल्कोहल है, तो यहाँ से अगर H2SO4 हम लोग डालेंगे, कॉन्क H2SO4 डाल के हीट कर देंगे, तो देन देयर विल बी सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। तो फ्रॉम अल्कोहल वी कैन गेट एल्कीन्स यूजिंग द reaction with H2SO4 and heating. This is the example for ethyl alcohol. ethyl alcohol में से ये जो है H2O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा
इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली टू प्रोपेनॉल टू प्रोपीन, एंड यहाँ पर आपका टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल से हम अगर यहाँ पर डिफरेंट आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, कि अगर हमने यहाँ पर क्या किया है, केवल 100% H2SO4 है, लेकिन हियर इट इज 60% H2SO4 और टेम्परेचर भी डिफरेंट है। तो आप ये भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर इज ऑल्सो नेसेसरी टू मेंशन इन दिस कंपाउंड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। क्योंकि यहाँ पर अब आप देखो टर्शियरी में क्या है, 20% अगर केवल H2SO4 डाल दोगे तो भी आपका एल्कीन आइसोब्यूटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वही 20% अगर आप यहाँ इथाइल अल्कोहल में डालोगे तो इथीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो द रिएक्शन कंडीशन मस्ट बी मेंशन्ड ऑन दिस एरो सो दैट इट कैन, कि आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, पता चला कि आप इथाइल अल्कोहल को डाल रहे हो 20% अल्कोहल H2SO4, तो द इथीन इज नॉट गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं, ये तो है हमारे सारे सिमेट्रिकल की बात हो गई। अब एनसिमेट्रिकल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट होता है जो कि मैक्सिमम मतलब परसेंटेज ऑफ दैट प्रोडक्ट इज हायर एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे टू ब्यूटेनॉल, यहाँ पर क्या है, टू ब्यूटेनॉल, तो यहाँ पर ये अल्कोहल है, ये भी एक तरह का जो कंपाउंड आपको यहाँ दिखा रहा है टू ब्यूटेनॉल, इट इज अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो H2O में निकलता है, जैसे हमने H2SO4 डाला तो यहाँ से H2O निकलेगा, तो इट कैन बी फ्रॉम दिस कार्बन और इट कैन बी फ्रॉम दिस कार्बन ऑल्सो। तो दोनों की तरफ से कार्बन निकल सकता है और दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा जब अगर इस वाले कार्बन से ये वाला निकलेगा तो मिलेगा आपको ये 2 ब्यूटीन, और अगर इस वाले कार्बन से निकलेगा उसके बगल के कार्बन इधर वाले से जो आपके राइट में है तो उससे बनेगा 1 ब्यूटीन। इट मीन्स 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, दीज आर द टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स। Okay, so we can see here that the percentage of product formation of 2 butene is 80% and that of 1 butene is only 20%. तो एक सेटजेफ, there was a chemist named सेटजेफ and उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन, वही हाइड्रोजन ज्यादा अच्छे से निकलेगा या फिर मोर प्रिफरेबली निकलेगा जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन है वो कम है। मतलब अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास केवल 1 और 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो सेटजेफ ने बोला कि जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है वही वाला हाइड्रोजन यहाँ निकलेगा और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा वही मेजर होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो 2 ब्यूटीन होगा रेदर देन 1 ब्यूटीन। ओके, तो सेटजेफ रूल आप याद कर लेना कि क्या बोलता है, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है कि स्टेट्स दैट व्हेन अल्टरनेटिव एग्जिस्ट हाइड्रोजन इज प्रिफरेबली एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन एटम विथ फीवर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड है वही वाला उसी कार्बन का हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड अदर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैन बी P2O5 और H3PO4, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब भी डाल करके हम लोग डिहाइड्रेट H2O निकाल सकते हैं वहां से। नेक्स्ट मेथड इज बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अगर एल्काइल हैलाइड में से हम HX निकाल देते हैं किसी रिएजेंट को डाल करके, किसी रिएजेंट यहाँ पर हम लोग डालेंगे अल्कोहलिक KOH डाल के अगर हीट कर देंगे एल्काइल हैलाइड में तो फॉर्मेशन विल बी एल्कीन, ठीक है। यहाँ पर HBr आप एग्जांपल के तौर पर हमने दे दिया, इथाइल ब्रोमोइथेन डाला, उसमें NaOH या KOH बोथ कैन वर्क, और अल्कोहलिक KOH डाला तो फिर आपको इथीन और NaBr एंड H2O विल बी कमिंग एज एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। Next is tertiary alkyl halide react most readily than the secondary and प्राइमरी। मतलब जो टर्शियरी अल्कोहल के साथ टर्शियरी हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा, यहाँ पर R3, इट विल बी R3 नॉट R2। तो जो टर्शियरी हैलाइड है उसके साथ रिएक्शन बहुत तेजी से होगा और प्रोडक्ट जो होगा बहुत आराम से मिलेगा, और उसका अगर कंपैरिजन करें सेकेंडरी और प्राइमरी से तो, और टर्शियरी जो सेकेंडरी होगा वो प्राइमरी से आसानी से प्रोडक्ट देगा हमारा रिएक्शन, मतलब इजी ऑफ डिहाइड्रेशन
यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि टर्शियरी के साथ आसानी से होगा, सेकेंडरी से उससे कम होगा एंड प्राइमरी उससे भी ज्यादा कम होगा। नेक्स्ट मेथड इज बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल मतलब जो दोनों अटैच्ड अगल बगल के कार्बन पे जो हेलाइड्स ग्रुप है तो उनको बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड्स। तो इसमें से भी अगर इथेनॉल या अल्कोहल कोई भी डालते हैं तो यहाँ पर ZnBr2 निकल जाएगा और एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द सेम। एंड यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल एक दिया हमने NaI डाल करके, ये जिंक से भी हो सकता है और NaI एसीटोन डाल के भी रिफ्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन हमारा प्रोपीन का हो सकता है। तो यहाँ पर ZnBr2 निकलेगा। तो अलग अलग एग्जांपल्स है, आप लोग इसको देख लेना और समझ लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट मेथड इज बाय पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्काइंस। मतलब अगर ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने पर भी हमको एल्कीन्स का प्रोडक्ट मिल सकता है। और यहाँ पर क्या है कि अगर निकल बहुत स्ट्रॉन्ग आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो H2 तो क्या होगा कि वो सीधे सीधे एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अगर एल्काइन में हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो तो एल्कीन से सीधे क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। बट अगर हम कुछ रिएजेंट ऐसे कैटलिस्ट डालें जो कि ये रिएक्शन जाने के बाद यहाँ पर स्टॉप कर दे, केवल एल्कीन तक ही हम बनने दें, ना कि हमको एल्केन नहीं चाहिए। ठीक है, तो एल्कीन तक केवल अगर हम चाहते हैं तो समथिंग मस्ट बी एडेड हियर। तो अगर एसिटिलीन है उसमें H2 डालते हो तो पैलेडियम और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं या लेड एसीटेट डालते हैं इसमें, तो फिर आपको एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पाइरोलिसिस ऑफ और क्रैकिंग ऑफ एल्केन्स। एल्केन के जो हायर मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स है उनको अगर हीट कर देते हैं हायर टेम्परेचर पर, temperature must be 500 to 700 degrees Celsius, and it decomposes to give lower molecular weight alkenes and hydrogen सब देते हैं, ये चार चीजें आती है उसमें। तो अगर इथेन है, इथेन को अगर 600 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो यहाँ पर बनेगा आपको एल्कीन, मीथेन और H2 भी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही प्रोटीन के साथ भी है आपका रिएक्शन, आप देख सकते हैं आगे प्रोटीन के साथ भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इसमें मिलने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट इज बाय पायरोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एस्टर। तो एस्टर की बात करें तो C+O, ये क्या है हमारा एक एस्टर ग्रुप है। अगर इसके पायरोलिसिस में अगर ब्रेकिंग करते हैं तो हमारा RCH और ICDA फॉर्मेशन अलग अलग ये टूट जाता है और ये प्रोडक्ट जो होता है वो हमको एल्कीन की तरह मिल जाता है। ये जो इतना प्रोडक्ट है ये एल्कीन बन जाएगा और बाकी जो होगा ये वाला आपका RCO वाला ये आपका एसिड की तरह फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ एल्कीन मिलेगा, ये वाला एल्कीन मिल जाएगा और इधर एसिटिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट इज बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन क्या है, अगर हम एल्काइन को सोडियम और लिकर अमोनिया, दिस लिक्विड LiQ, तो लिक्विड LiQ तो लिकर अमोनिया के प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, हमको ट्रांस एल्कीन का प्राप्ति होता है, ट्रांस एल्कीन मिलता है। तो ये बर्च रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को याद रहना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं व्हाट इज बर्च रिडक्शन। So you have to write कि when any alkyne is heated in presence of sodium and liquor ammonia, then trans alkenes are obtained. ओके, ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर जो सोडियम और लिकर अमोनिया डालते हैं तो वो ट्रांस प्रोडक्ट ही मिलता है, सिस नहीं मिलता, तो ये याद रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अनब्रांच एल्कीन्स कंटेनिंग 2 to 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। फिर देन 5 to 18 क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। एबव जो होते हैं 18 कार्बन से वो आपके सॉलिड होते हैं। एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो सो दे आर डिसॉल्व इन नॉन पोलर molecules only, मतलब solvent only. They are lighter than water and the series has a limiting density of rather less than 0.8. The melting point and boiling point rise with increasing molecular weight, मतलब जैसे जैसे molecular weight बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी melting point और boiling point बढ़ती जाती है। और ब्रांचिंग अगर बढ़ती है तो उनके जो melting point boiling point होंगे वो लोअर होते जाते हैं as compared to the straight chain of alkenes.
Okay, next we will move to the chemical properties, chemical reactions. तो सबसे पहले chemical reaction में बात करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का, जहाँ की हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है. क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज डन. तो एल्कीन में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो क्या होगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. दीज आर द एग्जांपल्स. इथीन को अगर हम लोग निकल के प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा. एंड देन हेलोजिनेशन ऑफ, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन एडिशन ऑफ हेलोजन. अगर एल्कीन है उसमें X2 ऐड करेंगे, X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन, तो विसिनल डाइहेलाइड मतलब दोनों अगल बगल जो कार्बन है उनके ऊपर हेलाइड ग्रुप चले जाएंगे. एंड फ्लोरीन कैन नॉट बी यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड बिकॉज वो क्या होता है? एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल. दे कॉजेस एक्सटेंसिव फ्रेगमेंटेशन ऑफ एल्कीन मॉलिक्यूल्स. और आयोडीन के साथ केस क्या है कि आयोडीन बहुत ज्यादा स्लोली रिएक्ट करता है. एक फ्लोरीन एक्सप्लोसिव जैसा काम करता है और यहाँ पर जो आयोडीन है वो बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होता है. इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स कैन भी क्लोरीन और ब्रोमीन लिखा है केवल. आयोडीन क्या करता है कि विसिनल डाइहेलाइड बनेगा लेकिन वो तुरंत ही अनस्टेबल, दैट इज द अनस्टेबल प्रोडक्ट. ये जो बना वो आपका अनस्टेबल होता है. एंड एलिमिनेट तुरंत I2 निकल करके और फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारा रीजेनरेट ओरिजिनल एल्कीन फिर से वापस क्या करेगा? ये इधर की तरफ रिएक्शन बनाने लगेगा. ओके, एंड दिस आर द मैकेनिज्म. अगर Br2 हम लोग ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ ब्रोमीन है, तो दोनों अगल बगल विसिनल डाइहेलाइड बनते हैं हमारे. दिस इज द मैकेनिज्म कैसे ब्रोमीन ऐड हो रहा है. तो Pr जो होते हैं पाई क्लाउड के साथ, जो एल्कीन का हमारा पाई बॉन्ड है यहाँ पर उसके साथ ही अटैच करता है, तो Pr प्लस और Br माइनस इधर बन रहा है. एंड आफ्टर दैट कुछ देर के बाद जो पाई कॉम्प्लेक्स बना, पाई कॉम्प्लेक्स से क्या होता है? ब्रेक होकर के ये एक तरह का साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर थोड़ा सा बनता है. Br प्लस हो गया और एक Pr जो है वो निकल आया बाहर. ठीक है, तो जो ये बन गया तो फिर इसके बाद दिन क्या होता है कि ये वाले जो बॉन्ड है यहाँ से यार इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो ब्रोमीन के पास चला जाएगा और देयर विल बी डिफिशिएंट ऑफ कार्बन. यहाँ पर कार्बन के पास क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ गया तो यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो यहाँ जो ब्रोमीन आपका माइनस, यहाँ Br माइनस जो जनरेट हुआ है दैट विल अटैक ऑन द कार्बन. तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ब्रोमीन जो है वो इस डायरेक्ट पाई बॉन्ड के साथ अटैच होने से अटैच हो गया, एंड नेक्स्ट ब्रोमीन विल अटैक ऑन द अदर कार्बन फ्रॉम द अदर साइड. तो 1,2 डाइब्रोमो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरह से. और यहाँ पर जो बनेगा वो हमारा ट्रांस प्रोडक्ट ही जनरली बनता है, सिस वाले नहीं बनते हैं. Okay, this is, it will be the incorrect. Next is addition of hydrogen halides, HX. हाइड्रोजन हैलाइड्स का ऐड कैसे होता है? तो किसी भी एल्कीन के साथ अगल बगल कार्बन पर एक पर हाइड्रोजन अनदर पर X ग्रुप हमारा ऐड हो जाता है. एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स, अगर HBr ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बन पर अगर सिमेट्रिकल है तो अगल बगल के कार्बन पर या फिर दोनों जहां डबल बॉन्ड है उसके अगल बगल के कार्बन पर एक पर हाइड्रोजन एंड अदर पर ब्रोमीन ऐड हो जाता है. दिस इज द मैकेनिज्म. यहाँ भी H प्लस और Br माइनस, तो H प्लस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा यहाँ पर, एंड देन आफ्टर इट विल रीअरेंज टू गिव द कार्बोनियम आयन. And the carbonium ion further react with the bromide ion, which is here from here. So bromide ion will react, will attack on the carbonium ion, and CH3 CH2 Br will bromoethene will be formed. ठीक है, अगर ये हम लोग बात करें अभी सिमेट्रिकल एल्कीन्स के, मतलब कार्बन जो डबल बॉन्ड है वो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है. लेकिन इफ देयर इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर मान लो इधर से ये अनसिमेट्रिकल है, कैसे? इधर से करोगे तो 1 पर ही आ रहा है ना, ये जो डबल बॉन्ड है 1 पर आ रहा है, और इधर से करोगे तो 1 2 पर आ रहा है. तो यहाँ पर क्या है? 1 प्रोपीन है. इधर नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिफरेंट अलग अलग है. इधर डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है, इधर इधर 2 कार्बन. तो यहाँ पर एडिशन करेंगे अगर, तो हमारा जो बनेगा प्रोडक्ट वो ये जो मेजर प्रोडक्ट है यहाँ पर हमारा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि आपको अब पता है जैसे सेटशेप रूल में क्या था कि जो HX जो ऐड हो रहा था वो वैसे कार्बन के पास रिप्लेस कर रहा था, वो हाइड्रोजन निकल रहा था जो कि जिस कार्बन के पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो यहाँ पर भी एक साइंटिस्ट थे मार्कोनिकॉफ. तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है वहां पर उन्होंने बताया है कि इफ द आयनिक एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल reagent Hg such as HCl HCl with the hydrogen or positive in
the hydrogen or positive end of the reagent become attached to the carbon atom of the double bond bearing the larger number of hydrogen atom. जिस कार्बन के पास लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसी के पास क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, और जो हेलाइड ग्रुप है वो कहाँ जाएगा, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो द एडिशन रिएक्शन ऑफ एन एल्कीन which follows Markovnikov rule are referred to as Markovnikov addition. ओके, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, जो HX है हमारा या HG है, तो G कहाँ जाएगा, जिस कार्बन के पास उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड कम है, और हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड उस कार्बन के पास ज्यादा है। ओके, तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, the mechanism follows this reaction pathways. तो फॉर्मेशन सबसे पहले पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो आप देख सकते हैं पाई बॉन्ड जो प्रोपीन है, प्रोपीन के साथ HBr अगर ऐड करेंगे तो ये जो पाई बॉन्ड इसका है डबल बॉन्ड वाला, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और ब्रोमाइड माइनस निकल जाएगा यहाँ पर, और इस तरह का एक साइक्लिक कंपाउंड बनेगा हमारा। और साइक्लिक कंपाउंड फिर क्या करेगा, जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है, तो एक बॉन्ड जो होगा ये उठ करके क्या करेगा, ये वाला उठ करके इधर भी जा सकता है, या ये वाला, तो ये अगर उठ के जाएगा तो ये फॉर्मेशन क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और ये अगर उठ करके इधर जाता है तो क्या बनेगा हमारा, ये वाला फॉर्मेशन हो जाएगा। ये अगर इधर आता है तो CH3 CH2, मतलब दो तरह के, इस वाले से क्या होगा कि दो तरह के कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके, अब जब कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जो ब्रोमाइड है इस स्टेप में जनरेट हुआ है, वो क्या करेगा कि अलग से अटैक करेगा, और ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड और या फिर नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ब्रोमाइड, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन, और जो ब्रोमाइड होगा वो किसके पास जाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन जहां फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, these are the some of the examples. Next we are moving to the anti-Markovnikov rule. इसको खरास पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ के जस्ट उल्टा जो चीज समझ रहे हैं हम लोग, उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसमें क्या था कि जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन के पास आपके पास जैसे यहाँ पर है कम है, यहाँ पर अगर आपके पास क्या है, यहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं ना, जिस हाइड्रोजन कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है उसके पास हेलाइड ग्रुप जा रहा है, और जिसके पास ज्यादा है हाइड्रोजन उसके पास H जा रहा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में जस्ट अपोजिट है, जिसके कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर H ये G वाली ग्रुप जाएगी, और जिसके पास कम है वहां पर H ग्रुप जाएगा। तो वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की बात करेंगे हम लोग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि वहां पर हम लोग एक रिएजेंट ऐड करते हैं दैट इज द पेरोक्साइड। तो इफ अगर ये सारी चीजें हैं और वही अब पेरोक्साइड डाला हमने और नहीं डाला, दोनों रिएक्शन यहाँ दिखा दिया मैंने कि इफ पेरोक्साइड इज एडेड देन द प्रोडक्ट विल बी 1 ब्रोमो, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, एंड इफ देयर इज नो पेरोक्साइड देन 2 ब्रोमो प्रोपेन विल बी फॉर्म। दिस इज द मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर पेरोक्साइड जो है ROOR, उसका जो बॉन्ड पेयर है वो एक एक इलेक्ट्रॉन अपने अपने लेकर के क्या बनाते हैं, 2 RO का फॉर्मेशन होता है। एंड देन आफ्टर दैट जो सेकंड इनिशिएशन, ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, क्या है, चेन इनिशिएशन स्टेप। तो उसके बाद फिर RO का फॉर्मेशन हुआ, दैट RO जो अब अगर ये रेडिकल बन गया तो रेडिकल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेगा, जो ब्रोमाइड प्रेजेंस है उसका भी डिस्टर्ब करेगा, एंड द ब्रोमाइड रेडिकल विल बी फॉर्म्ड हियर। और HBr भी जब अगर है यूवी विजिबल लाइट के प्रेजेंस में H डॉट और Br माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब क्या करेंगे कि जो प्रोपाइलिन है वो Br रेडिकल यहाँ फॉर्मेशन हुआ है, तो वो शांति से तो बैठेगा नहीं, वो क्या करेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ इफेक्ट करेगा इसको, एंड
सेकेंडरी फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। इस तरह से बॉन्ड आप देख सकते हैं कि किधर किधर जा रहे हैं। तो प्राइमरी फ्री रेडिकल यहाँ पर जो ये लेस स्टेबल है, तो फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। वो वाला जो मैकेनिज्म था वो एनिक मैकेनिज्म था, मार्कोनिकॉफ एडिशन, और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जाता है। तो यहाँ पर आपके जो प्रोडक्ट बने हैं ये देखो आप, दैट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ओके, HCl and HI do not give the anti-Markovnikov product because क्योंकि HCl का जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एनर्जी है, वो इज मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा है एज कम्पेयर टू HBr। HBr की कितनी होती है? 87 किलो कैलोरी पर मोल होती है, बट HBr को तोड़ने के लिए 103 किलो कैलोरी पर मोल जाना होता है, मतलब उतनी एनर्जी चाहिए होती है। एंड इट इज नॉट ब्रोकन बाय द एल्कोक्सी फ्री रेडिकल ऑब्टेन फ्रॉम द पेरोक्साइड। ठीक है। और HI के केस में क्या होता है कि वो उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। अगर 87 जैसे HBr का है तो उससे बहुत कम चाहिए होता है, बहुत कमजोर होता है HI बॉन्ड, एंड it is broken by the alkoxy free radical obtained from the peroxide, but the iodide atom so formed readily combine with each other to form and give the iodine molecule। वो क्या दे देता है? I2, जो I डॉट बना वो I डॉट और I डॉट मिलकर क्या बन जाते हैं? I2 मॉलिक्यूल तुरंत का फॉर्मेशन हो जाता है। तो that reaction anti-Markovnikov addition did not go through the HCl and HBr, HCl and HI also। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, जो केमिकल रिएक्शन बात करते हैं हाइपोहेलस, HOX, दिस इज कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड्स। अगर इसकी बात करेंगे तो एडिशन जो होगा यहाँ पर हेलोहाइड्रिन बनता है, एक कार्बन पर OH एंड अदर कार्बन पर ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग इधर से होती है और HO और Cl ऐड होता है इधर। दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ पर भी आपको वही Cl2Br जैसे ऐड करते हैं तो यहाँ पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, एंड देन इट विल अटैक जो वाटर हमने डाला है, इसमें पानी डालेंगे इसमें, तो वाटर एडिशन जब करेंगे तो ये सीधे सीधे ऐड अप हो जाता है यहाँ पर, एंड देन यहाँ से एक H+ निकल जाएगा और Cl के साथ रिएक्ट कर जाएगा और OH का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। एक H यहाँ से निकल जाएगा तो आपको क्या बच गया? ये O और H दोनों साथ में रह जाता है। एडिशन ऑफ H2SO4, और इसको कहते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन के साथ H2SO4 ऐड करते हैं तो भी आपको इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। हियर इज द रिएक्शंस। एंड देन एडिशन ऑफ वाटर, जिसको कि हाइड्रेशन भी कहते हैं। अगर वाटर ऐड करते हैं तो एक कार्बन पर H एंड देन अदर पर OH एंड H+ acid is necessary to perform this reaction. Mechanism is also here, protonation of alkene to form carbonium ion, and then CH3 C double bond CH2 होगा यहाँ पर, आप देख लेना जरा, CH2 H+ देंगे तो दिस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, एंड देन OH2 जो हम लोग वाटर है उसका सीधे जाकर के क्या करेगा? इधर बाइंड कर जाएगा इसके साथ, कार्बोनियम आयन के साथ, एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी लॉस ऑफ H2O हो गया ना। तो अभी जैसे हमने ऊपर बताया ना कि यहाँ पर एक H है और एक इधर H है, तो एक H क्या करेगा? यहाँ का H इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, OH विल बी रिमेनिंग हियर। हाइड्रोपोरेशन, आपके सिलेबस में जो एक टॉपिक है हाइड्रोपोरेशन भी है, इसमें BH3 को ऐड करते हैं। इसी तरह से आपके कुछ और रिएक्शन है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत रिएक्शंस बाकी रह गए तो एल्काइन के साथ जो होगा वो हम लोग इसमें ऐड अप कर देंगे इसको भी। थैंक यू।